Hello friends, welcome to my channel Make Law Easy. Friends, today we will discuss about the nature of marriage under Hindu law. मतलब हिंदू लॉ जो होता है उसमें मैरिज जो है उसका एक्चुअल नेचर क्या होता है, वो सैक्रामेंट होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इन दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। पहले हम वो कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे कि जो कि आपका मैरिज को एक सैक्रामेंट की तरह लेता है, मतलब एक तरीके से पवित्र एक तरीके से पवित्र वो है, पवित्र कार्य है जो कि करना ज़रूरी होता है। उसके बाद में मैरिज में कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज। इन हिंदू रिलीजन मैरिज इज ट्रीटेड एज होली बॉन्ड और यूनियन बिटवीन टू सोल्स। जो आपका हिंदू रिलीजन है उसमें मैरिज जो है वो आपका एक होली बॉन्ड बोलते नहीं एक दिव्य बॉन्ड, या हम कह सकते हैं कि एक पवित्र रिश्ते की तरह ट्रीट किया जा सकता है जिसमें दो आत्माओं का मिलन होता है। इट इज़ नॉट जस्ट द यूनियन ऑफ दिस लाइफ बट ऑल्सो फॉर द कमिंग लाइफ एज वेल। मतलब ये माना जाता है कि एक ही इसी जन्म के लिए नहीं ये यूनियन हो रहा है, बल्कि अगले जो आने वाले जो जन्म है उनमें भी यही यूनियन मेंटेन रहेगा। मैरिज इज ट्रीटेड एज एसेंशियल संस्कार। इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरी हिंदू टू मैरी। तो मैरिज जो है वो आपका हिंदू लॉ में एक एसेंशियल संस्कार माना जाता है। जिसे बोलते हैं ना हम और संस्कार करते हैं ना, चाहे वो बच्चे का मुंडन करना है या पिंडदान वगैरह करना है, ये भी सारे संस्कार आते हैं हिंदू धर्म में। उसी तरीके से मैरिज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और हर हिंदू जो होता है उसको मैरिज करनी चाहिए, उसके लिए एसेंशियल होती है मैरिज करनी। तो चलिए अब हम कॉन्सेप्ट डील करेंगे कि मैरिज एज अ सेक्रामेंट की हम बात करते हैं कि मैरिज को सेक्रामेंट कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है। इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैरिज एज सेक्रामेंट में हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सतपथ ब्राह्मण्स की अगर हम बात करें तो उनके हिसाब से जो वाइफ है वो अर्धांगिनी होती है और कुछ रिलीजियस ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं जो कि एज अ बैचलर, मतलब कोई भी मेल आदमी सिंगल मेल की तरह नहीं परफॉर्म कर सकता, ठीक है ना। तो इसलिए हर हिंदू जो है उसको शादी करनी चाहिए, ठीक है ना, और अपनी रिलीजियस ओब्लिगेशंस पूरी करनी चाहिए। मनु के हिसाब से मनु सेज दैट husband and wife are not united to each other not only for this life but after the death of the husband also। तो मनु के हिसाब से हस्बैंड और वाइफ का जो यूनियन होता है, जो उनका रिलेशनशिप होता है, वो सिर्फ इस लाइफ के लिए नहीं होता है, बट जो हस्बैंड है उसकी डेथ के बाद में भी वो रिलेशन बना रहता है। दैट्स वाई विडो री मैरिज वॉज नॉट परमिटेड एट दैट टाइम, ठीक है ना। जो विडो री मैरिज था, सॉरी यहाँ पर मैंने विंडो लिखा है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ये आपका विडो है, ठीक है ना। तो विडो रीमैरिज उस टाइम पे परमिटेड नहीं था, ठीक है ना। मतलब मनु के हिसाब से मनु कहता था कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप इसी जन्म तक नहीं है, आगे के आने वाले जन्म में भी है और उसकी डेथ के बाद में भी, हस्बैंड की डेथ के बाद में भी वो चलता रहता है। तो उस टाइम पे जो विडो रीमैरिज का जो कॉन्सेप्ट था वो आपका परमिटेड नहीं था। फॉर अ हिंदू मैरिज इज ओब्लिगेटरी फॉर बिगेटिंग अ सन, ठीक है ना। हिंदू के लिए जो, अगर हिंदू लॉ में अगर बात करें तो मैरिज एक होता है ओब्लिगेटरी फंक्शन होता है या ओब्लिगेटरी संस्कार होता है, जो मतलब एक तरीके से करना ही पड़ता है या करना ही चाहिए किसी भी पर्सन को, ताकि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सके। फॉर डिस्चार्जिंग हिज डेब्ट्स टू हिज एंसेस्टर्स एंड फॉर परफॉर्मिंग रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ड्यूटीज़। बिगेटिंग अ सन का मतलब क्या, मतलब उनको पुत्र की, जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा कि भाई बहुत हमारे हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कि पुत्र प्राप्ति की पुत्री मोक्ष मतलब मोक्ष दिलाने में हेल्प करता है। तो उन सारी उनके हिसाब से उनका मानना ये था कि हिंदू लॉ में मानना है पहले ये था कि जो पुत्र अगर होता है किसी का तो वही अपने जो पितृ होते हैं, अपने जो माता पिता हैं या अपने जो पितृ हैं उनको मुक्ति या मोक्ष प्रदान करवा सकता है, ठीक है ना। ना हिंदू मैरिज इज ट्रीटेड एज सेक्रामेंट। अब हम बात करते हैं कि जो हिंदू मैरिज है उसको सेक्रामेंट की तरह ट्रीट क्यों किया जा सकता है। बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके प्रेजेंस की वजह से उसको एक सेक्रामेंट की तरह ट्रीट किया जा सकता है। परमानेंट एंड इनडिसॉल्वेबल यूनियन। In Hindu religion, marriage is considered as permanent union and it cannot be dissolved easily। हिंदू लॉ होता है, हिंदू रिलीजन जो है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि मैरिज जो है उसको परमानेंट यूनियन माना जाता है जिसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। मैरिज इज अ टाई विच वंस टाइड कैन नॉट बी यूनाइटेड, कैन नॉट बी अनटाइड, ठीक है ना। मतलब उनके हिसाब से क्या होता है कि जो मैरिज है, शादी एक ऐसा रिश्ता होता है कि जब एक बार किसी के साथ में शादी हो जाती है तो उसको जल्दी से आपको उस शादी को तोड़ा नहीं जा सकता है।
दूसरा जो एलिमेंट होता है वो होता है इटर्नल यूनियन. In Hindu religion, marriage is an eternal union and it is not the union of the life only but for lives to come. इसका मतलब है कि eternal union मतलब बोलते हैं एक तरीके से आपका मतलब एक किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं है, बहुत लंबे टाइम के लिए आने वाले मतलब पीढ़ी क्या बोलते हैं आपका बोलते नहीं है जन्म मतलब कई जन्मों का होता है इसमें रिलेशन. तो इसके हिसाब से क्या होता है कि मैरिज जो है वो आपका किसी एक जन्म के लिए नहीं है, उसी पर्टिकुलर जन्म के लिए नहीं है, बट आगे आने वाले जो जन्म हो गए चाहे किसी भी प्राणी किसी भी उसमें जन्म ले, ठीक है ना, उनमें भी उसको वही साथी प्राप्त होएगा. अकॉर्डिंग टू मनु हस्बैंड एंड वाइफ आर यूनाइटेड नॉट ओनली फॉर द लाइफ बट आफ्टर द डेथ ऑल्सो. इसमें जो हमने अभी मनु का कंसेप्ट पढ़ा था कि जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो सिर्फ आपका कब तक नहीं होता है, मतलब जब तक वो जीवित है तब तक ही नहीं होता है, बल्कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तभी भी वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के साथ में उसका रिलेशन होता है. इसलिए विडो रीमैरिज वाज नॉट रिकॉग्नाइज एट दैट टाइम. तो फ्रेंड्स, दो हमने इसके जो एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से आपका हिंदू मैरिज को सेक्रेमेंट कहा जा सकता है वो तो एक परमानेंट और इनडिसॉल्वेबल यूनियन होता है, दूसरा इटर्नल यूनियन होता है जो कि इस जन्म के लिए नहीं बल्कि आगे आने वाले जन्मों के लिए भी होता है, और तीसरा जो एलिमेंट होता है वो होता है होली यूनियन. ठीक है ना. In Hindu law, marriage is considered a sacrament union and primary objective of marriage is to perform religious and spiritual duties. ठीक है ना. तो अगर हम बात करें कि हिंदू जो मैरिज होता है वो सिर्फ आपका एक सैक्रामेंट यूनियन मतलब उसको सैक्रामेंट यूनियन कहा जाता है, और उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या क्या होता है, एक तो रिलीजियस और स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ परफॉर्म करना, ठीक है ना, बिगेटिंग अ सन मतलब पुत्र की प्राप्ति करना, एंड डिस्चार्ज गिविंग हिज डेट टू हिज एंसेस्टर्स, और जो अपने पितृ हैं उनकी मोक्ष को जो उनके पितृ हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाना. दिस इज़ द रीज़न मैरिज कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रेड राइट्स एंड सेरेमनीज. ठीक है ना. और यही एक कारण है कि जो मैरिज है वो बिना मतलब किसी बोलते नहीं सेरेमनीज या अगर मतलब मैरिज कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रेड बोलते नहीं है जो सेक्रेड राइट्स वगैरह मतलब जो मंत्र होते हैं सेक्रेड मंत्र वगैरह जो पवित्र मंत्रों के उच्चारण के बिना, ठीक है, उन कोई भी मैरिज सेरेमनी नहीं हो सकती है. ठीक है ना. इससे रिलेटेड एक आपका केस लॉ था दैट इज ऑफ वेंकटाचार्यालू वर्सेस रंगाचार्यालू. ठीक है ना. 1980 का ये केस था जिसमें आपने कोर्ट ने क्या कहा था कि कोर्ट हेल्ड दैट द पर्सन मैरिड मे बी माइनर और ऑफ अनसाउंड माइंड बट इफ सेक्रेड राइट्स एंड सेरेमनीज आर परफॉर्म द मैरिज इज वैलिड. तो इन्होंने कहा था कि अगर सपोज करें कि जो पर्सन जिसकी शादी हो रही है वो चाहे वो माइनर है चाहे अनसाउंड माइंड का भी है, बट अगर उसकी शादी में आपके जो पवित्र मंत्र हैं, ठीक है ना, और जो भी आपका विवाह संस्कार जो होते हैं वो अगर परफॉर्म किए गए हैं, सेरेमनीज वगैरह परफॉर्म की गई हैं, तो आपका मैरिज वैलिड होगी. ठीक है ना. अब हम बात करते हैं कि मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट. इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट मैरिज इज कंसिडर्ड टू बी कॉन्ट्रैक्ट. मॉडर्न कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मैरिज जो है उसे कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है. This is an outcome of industrial revolution and its lofty ideas of liberty and equality. In some cases it is impacted हिंदू लॉ. ठीक है ना. मॉडर्न कंसेप्ट में जो मैरिज है उसको हम एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसकी वजह से जिसमें जो एक कॉन्सेप्ट निकल के आया बाहर लिबर्टी और इक्वालिटी का, ठीक है ना, तो उसने हिंदू लॉ को काफ़ी हद तक उसने इम्पैक्ट किया. सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज मैचेस विद द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाइक कंसेंट ऑफ पार्टीज. कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपकी मैरिजेस की, ठीक है ना, जो कि आपका किससे मिलती जुलती हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मिलती हैं, जैसे कि कंसेंट ऑफ पार्टीज. ठीक है ना. विदाउट फोर्स और फ्रॉड मतलब आपका जो पार्टीज़ हैं जिनकी शादी होने वाली है, ठीक है, उनकी कंसेंट होनी ज़रूरी है और उनकी कंसेंट किसी फोर्स या फ्रॉड के ज़रिए ऑब्टेन नहीं की गई हो. एज ऑफ मेजॉरिटी मतलब वो आपके मेजर होने चाहिए. पर्सन जो है अनसाउंड माइंड के अगर पर्सन है, ठीक है ना, तो उसकी मैरिज जो है वो आपका वैलिड नहीं मानी जाएगी, या हम कह सकते हैं कि उसके बिहाफ पे डिसीजन कौन ले सकता है ना. अमॉन्ग द 3 इंपॉर्टेंट सैक्रामेंटल एलिमेंट्स ऑफ मैरिज एज अ सैक्रामेंट, परमानेंट एंड इंडिसॉल्वेबल यूनियन इज डिस्ट्रॉयड बाय द प्रोविजन ऑफ डाइवोर्स. अब जो हमने सैक्रामेंटल एलिमेंट्स का हमने बात करी थी, ठीक है ना, कि मैरिज आपका सैक्रामेंट होता है, उसमें जो आपने पहला एलिमेंट पढ़ा था परमानेंट एंड इंडिसॉल्वेबल यूनियन,
ठीक है ना, वो आज के कॉन्सेप्ट में, जो आजकल का जो टाइम है उसमें आपका ख़त्म हो गया है। किस कॉन्सेप्ट की वजह से? डाइवोर्स की प्रोविज़न की वजह से, क्योंकि वो अभी ईजिली ना तो वो परमानेंट रह गए हैं शादी, और ना वो आपका कभी ऐसा भी नहीं है कि वो तोड़ी ना जा सकती है, लोग डाइवोर्स के ज़रिए से तोड़ देते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट था आपका सेक्रामेंट वाला, कॉन्सेप्ट ऑफ इटर्नल मैरिज इज़ डिस्ट्रॉयड बाय इंट्रोड्यूसिंग विडो रीमैरिज एक्ट। ठीक है ना, जब विडो रीमैरिज एक्ट जो है इसके इंट्रोडक्शन की वजह से जो आपका जो सेक्रामेंट वाला जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, कि आपका जो शादी होती है वो एक जन्म का नहीं, वो आगे आने वाले जन्मों का भी मिलन होता है, तो वो उसको विडो रीमैरिज एक्ट के आने से ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी आपका डिस्ट्रॉय हो गया। द ओनली एलिमेंट इज़ लेफ्ट दैट इज़ होली यूनियन विच प्रेजेंटली एग्जिस्ट। सिर्फ अभी इनमें से एक ही आपका एलिमेंट बचता है सेक्रामेंट के तौर पे, जो आपका होली यूनियन वाली बात करता है। ठीक है ना, नाउ केस, इसमें आपका केस स्टडी जो है वो है आपका भगवती शरण सिंह वर्सेस परमेश्वरी मनोहर सिंह। ठीक है ना, इन दिस केस कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट मैरिज इज़ नॉट ओनली अ सेक्रेमेंट बट ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। ये वाला जो केस था आपका भगवती शरण सिंह वर्सेस परमेश्वरी मनोहर सिंह, इसमें इन्होंने कोर्ट ने यह कहा था कि मैरिज सिर्फ आपका एक सेक्रेमेंट ही नहीं है बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट हिंदू मैरिज इज़ नॉट फुली सेक्रामेंटल और कॉन्ट्रैक्चुअल। ना तो ये पूरी तरीके से सेक्रामेंटल है, ना पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल है। ये आपका यूनिक लैंड ऑफ बोथ सेक्रामेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक तरीके से एक मिक्सचर है सेक्रामेंट्स का भी और कॉन्ट्रैक्ट का भी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो टॉपिक था कि जो नेचर ऑफ हिंदू मैरिज जो है वो कैसा होता है, वेदर सेक्रामेंटल होता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, इसको हमने डिस्कस कर लिया कम्प्लीटली। होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक्स।